हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे सीन बाय सीन गोल्डन अवर्स इस यूट्यूब चैनल में मनपूर्वक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो मलयालम लैंग्वेज की फिल्म लेके आए हैं वो थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है और इस फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो देरी ना करते हुए हम हमारे मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपने कहानी की शुरुआत है वो बेंगलुरु के ऑफिस क्वार्टर से शुरू होती है। जोसेफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर है, उसने अपने घर पर ही खुद की जान ली थी और वही जोसेफ के घर पे अब कुछ जवान लड़के लड़कियां भी दिख जाते हैं जो कि दर्शक बनकर उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। पर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिलहाल हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद कहानी 8 महीने के आगे केरला के एक पुलिस चौकी में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम हरि नाम का एक ऑफिसर है जो गुस्सेल होता है और वो डीएसपी से डिमोट होकर सीआई की पोस्ट पे ज्वाइन करने वाला है। इसलिए सभी पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल सही दिखे। मगर तब भी पुलिस स्टेशन के सामने एक बस आकर रुकती है। वहां मौजूद पुलिस वाले जब बस के कंडक्टर से पूछते हैं कि ये क्या बात है, तो कंडक्टर बताता है कि ये आंटी जी का कहना है कि इनकी सीट के पीछे दो लेडीज ने इनकी सोने की चैन चुरा ली है। मगर ये है कि मानने को तैयार ही नहीं। ये जानने के बाद पुलिस ऑफिसर उन लेडीज की पर्स वगैरह चेक करते हैं मगर उसमें सोने की चैन नहीं मिलती। तो तब वो बस में मौजूद बाकी पैसेंजर्स होते हैं उनसे भी कहते हैं, देखो अगर तुम लोगों में से किसी ने आंटी की चैन चुराई है तो बस में गिरा दो, कोई केस नहीं लगेगा तुम पे। मगर फिर भी चैन नहीं मिलती। उस पर से वो आंटी उन दोनों लेडीज से बहस करने लगती है, तुम दोनों चोर हो, तुमने मेरी चैन चुराई है। तभी न्यू सीआई की एंट्री होती है जो हरी होता है। वो आते ही देखता है कि पुलिस स्टेशन में शोरगुल हो रहा है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, इतना शोर शराबा किस बात का। और जब हरी को पता चलता है कि क्या सीन है तो हरी पूछता है कि इस पुलिस स्टेशन में भी एक लेडी ऑफिसर क्यों नहीं है। तो अब उसे पता चलता है कि एक तो मैटरनिटी लीव पर गई हुई है और बाकी ट्रेनिंग में गए हुए हैं। हरी कहता है कि अच्छा, इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है कि लेडी ऑफिसर तो नहीं है, कोई तुम्हारी बॉडी चेक नहीं कर पाएगा, यही सोच रहे हो ना। मैं प्यार से कह रहा हूँ चैन वापस कर दो। मगर वो दोनों लेडीज बहस करने लगती है कि हमने बैग भी दे दिया चेक करने के लिए, आंटी ये बुढ़ापे में सटिया गई है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो चेक कर लीजिए आप भी। अब ये सुनकर हरी का पारा चढ़ जाता है और हरी अपने अंदाज से उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है कि अभी चैन वापस कर दो नहीं तो देखो। तो वो एक लड़की उसमें से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर हरी गलत व्यवहार करता है। तो ये सब देखकर उसके साथ वाली जो लड़की है वो कहने लगती है कि सर ये सब मत कीजिए, मैं अपने पास जो चैन है वो वापस करती हूँ। यहाँ पे दोस्तों वो जो आंटी जी है वो बिल्कुल सही कह रही थी कि इन दोनों ने ही चैन उनका चुराया था। जिसके बाद हरी अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। तब एक पुलिस वाला डरते डरते आता है और उनसे कहता है कि सर मेरी बेटी की एमबीबीएस में एडमिशन हो गई है, लीजिए मिठाई। जब हरी मिठाई लेता है तो वो ऑफिसर हरी से पूछता है कि सर क्या करना चाहिए, अब उन दोनों लेडीज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिख दूं क्या। तो हरी कहता है क्यों बेकार में उस आंटी को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहते हो, चैन मिल गई ना तो अब बात खत्म करो, जाने दो उन लोगों को। तब वो ऑफिसर कहता है कि पर सर आपने तो उस लेडी के साथ गलत व्यवहार किया था, अगर वो सच में प्रेग्नेंट होगी और उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारी नौकरी संकट में आ जाएगी ना। हरी गुस्से में कहता है कि मेरी नौकरी की चिंता तुम मत करो। इसके बाद वो ऑफिसर अकेले में डीएसपी शाहुल राज को कॉल करके सारी बातें बता देता है। जब शाहुल की वाइफ इसरा पूछती है कि क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हो, तो वो बताता है कि देखो ना, आज ही तो सस्पेंशन के बाद हरी ने ड्यूटी ज्वाइन किया था और आज ही बवाल शुरू कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरी और शाहुल अच्छे फ्रेंड हैं मगर डिमोशन की वजह से उसे अब शाहुल के ऑर्डर्स मानने होंगे, जो हरी मानेगा या नहीं ये देखने वाली बात है। तब हरी को उसकी वाइफ गीता का कॉल आता है और वो पूछती है आप ठीक से पहुंचे या नहीं। हरी कहता है कि पहुंच गया और ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। वैसे तुमने नीला को कॉलेज छोड़ दिया था ना। इस पे गीता कहती है कि अपनी दवाई ले ली क्या, वो उसकी बात काट देती है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हरी को शाहुल का कॉल आने लग जाता है। इस पे हरी को बहुत गुस्सा आता है कि बार बार ये क्यों कॉल कर रहा है। वो पहले तो अपनी वाइफ का फोन रखता है और फिर पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वालों से कहता है कि खबरदार, अगर मेरी कोई भी शिकायत सीनियर ऑफिसर से करने की कोशिश की तो मेरी पुलिस चौकी में रहना है तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और मैं या तो काम छोड़ दूंगा या तो छुट्टी पे चला जाऊंगा। इसके बाद वो शाहुल को भी कॉल करके कहता है कि
मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो 24 घंटे मेरे साथ ही रह लो। तभी पुलिस स्टेशन में श्रीराम फाइनेंस के एक स्टाफ आती है और बताती है कि सर ये आदमी हमारी शॉप पे नकली सोने की चैन गिरवी रखने आया था और जब हम लेने से इनकार कर दिया तो ये कहने लगा कि तुमने मेरी सोने की चैन बदल दिया है, अब बताओ। तब वो आदमी भी कहता है कि सर मेरा नाम चंद्रा बाबू है, मैं KSRTC बस का एक कंडक्टर हूँ। मैंने वो चैन अपनी बेटी के बर्थडे में खरीदी थी। 2 अगस्त 2022 को वो 16 ग्राम की चैन मैंने अंसुरा ज्वेलरी से ली थी। मेरी बीवी का ऑपरेशन होने वाला है इसलिए ये मैं गिरवी रखने गया था, मगर इन्होंने मेरी सोने की चैन बदल दी है। तब हरी एक पुलिस वाले से कहता है कि जाओ दुकानदार से जाकर पूछो कि सच में इन्होंने ये चैन उनकी शॉप से ली थी या फिर नहीं। फिर वो खुद हॉस्पिटल जाता है ये चेक करने के लिए कि सच में चंद्रा बाबू की वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है या नहीं। तो उसे पता चलता है कि चंद्रा बाबू तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऊपर से हॉस्पिटल वाले उस पे बिल करने का दबाव भी बना रहे हैं। तो हरी हॉस्पिटल स्टाफ से कहता है कि इन्हें थोड़ी दिन की मोहलत दे दो, आपके ये पैसे पे कर देंगे। फिर अकेले में हरी चंद्रा बाबू की बिटिया रानी से पूछताछ करता है और सच्चाई बाहर निकलवाता है। वो लड़की बताती है कि सर मैंने गलती से वो चैन खो दी थी, इसलिए फिर मैंने एक नकली चैन बनवाकर उन्हें पहनना शुरू कर दिया था। मगर हरी कहता है कि देखो दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना, अगर तुमने डुप्लीकेट चैन बनवाई होती तो तुम अपने डैड को उसे गिरवी रखने नहीं जाने देती, उनपे धोखाधड़ी का केस हो सकता है, समझी। तब वो लड़की घबरा जाती है और बताती है सर दरअसल मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, उसने हमारे प्राइवेट मूवमेंट की वीडियो बना ली थी और वो मुझे परेशान कर रहा था और पैसे मांग रहा था। अभी उसने पूरी कहानी बताई ही नहीं होती कि उसकी माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसकी माँ जब देखती है कि उनकी बेटी पुलिस से कुछ बातें कर रही है तो वो घबरा कर पूछने लगती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ मेरे साथ होना चलो। और तब वो लड़की अपने माँ के साथ चली जाती है। वही हरी चंद्रा बाबू से कहता है कि ऑपरेशन के बाद अपनी बेटी को स्टेशन में लेके आना। फिर हरी अपनी टीम मेंबर्स को उस चैन की फोटो क्लिक करके भेज देता है और कहता है कि देखो इस तरह की चैन शहर में कहीं बिकी या गिरवी रखी गई है तो सब पता करो। तो सबसे पहले पुलिस की टीम अंसुरा शॉप पे जाती है और वहां से पूछने पर पता चलता है कि चंद्रा बाबू बिल्कुल सही कर रहा था, उन्होंने ये 2 अगस्त 2022 को यहाँ से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस वाले शहर के हर सुनार की दुकान पर जाकर पूछताछ करते हैं कि इस तरह की चैन कोई बिकी या गिरवी रखने के लिए कोई आया था क्या। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद एक शॉप में इनको पता चल जाता है कि इनके पास एक नहीं बल्कि ऐसी 3 चैन गिरवी पड़ी है। पहली चैन जिसने गिरवी रखी थी उसका नाम है हेमा, वो एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी, इसलिए पुलिस वाले शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मगर वहां उन्हें पता चलता है कि हेमा तो छुट्टियां मनाने के लिए गाँव चली गई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, और जब वो वापस काम पे लौटेगी तभी आगे की बातें पता चल जाएगी। ये सारी बातें ऑफिसर प्रवीण और एंथनी कॉल करके हरी को बता देते हैं और फिर हरी उनको बाकी जो चैन है उनके बारे में भी पता करने के लिए कहता है। आगे ऑफिसर प्रवीण हरी को बताता है कि दूसरी चैन किसी जोसेफ नाम के आदमी ने खरीदी थी। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोसेफ कर्नाटक पुलिस में था और उसने अपनी खुद की जान ले ली थी। ये जानने के बाद हरी जाता है दोस्तों जोसेफ के घर और उसकी वाइफ और बेटी से मिलता है। वहां पे चैन दिखाकर पूछताछ करता है कि ये चैन आपने देखी है क्या। तो जोसेफ की वाइफ बताती है ये तो मेरी बेटी एंजल की चैन है। एंजल से पूछने पर वो भी बताती है जब मैं ट्यूशन जा रही थी तो एक बाइक वाले ने ये चैन मेरे गले से खींच ली थी, मैंने फिर डैड के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब हरी को एंजल पे डाउट होता है मगर वो फिलहाल पुलिस स्टेशन चला ही जाता है जहां चंद्रा बाबू आए होते हैं। हरी पूछता है कि तुम अपनी बेटी को नहीं लेकर आए क्या। तो चंद्रा बाबू कहता है कि वो लड़की जवान है, उसे भला पुलिस स्टेशन लाना सही नहीं होगा, आप बताइए। तब हरी सच्चाई बता देता है कि आपकी बेटी माइनर है, उसका किसी लड़के ने गलत फायदा उठाया, इसलिए मैंने उसे उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए ही बुलाया था। पर चंद्रा बाबू को यकीन नहीं होता इस बात पे। वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरी परवरिश पे पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती, और रही बात उसे यहाँ लाने की तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हरी कहता है कि फिर तो तुम मुझे पोक्सो एक्ट लागू करना होगा। इधर प्रवीण और एंथनी उसे तीसरे चैन वाले के बारे में पता लगाते हैं और हर ज्वेलर्स शॉप में जाकर पूछते हैं। इन्हें पता चल भी जाता है मगर वो काफी घबरा ही जाते हैं और इस बारे में कॉल करके शाहुल को बता देते हैं। तो शाहुल कहता है कि ठीक है, इसके बारे में हरी से कोई बात मत करना, वो पूछे तो कह देना तीसरी चैन के खरीदार का पता नहीं चला। इसके बाद शाहुल हरी को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि तुम्हें हैदराबाद में साइबर क्राइम ट्रेनिंग लेने के लिए जाना होगा। अब हरी को समझ में देरी नहीं लगती कि ये पक्का मुझे इस केस में से हटाने की इसकी चाल
है। वो ऑर्डर मानने को इनकार कर देता है। अब आगे दोस्तों इसे कुछ ऐसा पता चलता है कि जिससे तो हरि के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल चंद्रा बाबू की बेटी को पता चल गया था कि हरि पोक्सो एक्ट लागू करने वाला है, तो उसने अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से लोकल नेता और पब्लिक दोनों पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा थे। फिर भी लाख मना करने के बाद भी हरि चंद्रा बाबू की बेटी को देखने के लिए उसके रूम में जाता है और उसको देखकर उसकी तबीयत ही बिगड़ जाती है। तब शाहुल किसी तरह पब्लिक के गुस्से से बचकर हरि को घर भेजता है। घर जाते ही हरि अपनी वाइफ से कहता है कि नीला कहाँ पर है। वो बोलती है कि वो थक गई है और सो भी चुकी है। तब हरि नीला के रूम में जाकर उसे ढूंढता है, मगर उसे रूम में सिर्फ अपनी छोटी बेटी मीनू ही दिखती है। नीला का कहीं पता नहीं होता। पूरा घर छानने के बाद भी उसे जब नीला नहीं मिलती तो हरि अपनी वाइफ से गीता से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो उनकी छोटी बेटी मीना बहुत ही डर जाती है और तब उसे गीता कहती है कि तुम्हारी वजह से अपनी बेटी गुजर गई है। अब ये सुनकर हरि को यकीन नहीं होता। उसे नीला के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है। एक दिन हरि श्याम नाम के एक लड़के का पीछा कर रहा था। वो रोड पर दौड़कर श्याम को अरेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि एएसआई थॉमस की बेटी ने श्याम की वजह से खुद की जान ली थी। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि श्याम ने थॉमस की बेटी के साथ प्यार का झूठ का नाटक किया था, फिर उसका फायदा लेकर उसकी वीडियो भी बनाई थी। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि थॉमस ने कई सालों पहले श्याम पे पॉक्सो का केस किया था, इसलिए श्याम ने थॉमस की बेटी को अपना शिकार बनाया। इसी वजह से हरि काफी गुस्से में था। वो श्याम के लैपटॉप को जब चेक करता है तो उसमें कई सारी लड़कियों की वीडियो के साथ साथ वो अपनी बेटी नीला का भी वीडियो देखता है। इसको देखकर हरि पागल हो जाता है। ऊपर से श्याम से कहता है कि एक बार मुझे छोड़ दो, फिर तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा, क्योंकि ये मत सोचना कि मेरा लैपटॉप जब्त कर लिया तुमने तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी। मैंने और भी कई जगह ये सारी वीडियोस को संभाल के रखा हुआ है। ये सुनने के बाद हरि श्याम की पिटाई करता है और उसकी जान ही ले लेता है। हालांकि उसे बाकी के पुलिस वाले रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो श्याम को जान से मारकर ही दम लेता है। फिर शाहुल ने कॉल पे गीता को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो जब नीला से पूछती है तो नीला भी बता देती है कि माँ ये बात बिल्कुल सच्ची है। मुझे पिछले कुछ दिनों से परेशान किया जा रहा है, मगर मैं सच बता रही हूँ। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया मुझे नशे में लेने के बाद ही किया। मुझे कुछ भी गलत याद नहीं है। इसके बाद वो हरि गुस्से में घर पहुंचता है। नीला ने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा हुआ था। हरि गीता के साथ खूब लड़ाई करता है कि तुमने ऐसे कैसे होने दिया, तुमने नीला पर नजर क्यों नहीं रखी। गीता भी हरि को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बच्ची से गलती हो गई, मगर हरि का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। वो नीला को दरवाजा खोलने कहता है, मगर वो अपने पिता को पहली बार अपना इसी गुस्से में देखकर घबरा कर दरवाजा नहीं खोलती। और जब हरि गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है तो अपनी बेटी की जान गई है ये उसे पता चलता है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसको वो बेहोश हो जाता है। इसे समझ सकते हो कि हरि की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे नीला का वो सब याद आ गया था। साथ ही नीला के जाने के बाद हरि की दिमागी तौर पर हालत खराब हो जाती है और इसी वजह से हरि को याद ही नहीं आता कि नीला तो कब की जा चुकी है। स्टोरी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। चंद्रा बाबू अपनी लाडली बेटी के जाने से बहुत ही दुखी था। उसने मीडिया में ये बयान दे दिया था कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरि ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। इसलिए मुझे जितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी क्यों न पड़े, मगर हरि को सजा जरूर दिलवाऊंगा। वही दूसरी ओर गीता अब हरि से तंग आ चुकी थी। वो अपनी बड़ी बेटी को तो खो चुकी थी, मगर छोटी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो हरि से डिवोर्स लेने का फैसला लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि हरि के साथ रहने पर छोटी बेटी भी कहीं उसकी तरह ना हो जाए और उसे भी कहीं जिंदगी भर ये सजा ना मिल जाए। दूसरी ओर हरि जाता है एएसआई थॉमस के घर, क्योंकि आज ही थॉमस सरेंडर हुआ है। अब हरि को सारी बातें फिर से याद आने लगती है कि मेरे हाथों ही श्याम की जान जा चुकी है। उसका ब्लेम थॉमस ने अपने सिर पर ले लिया था। तो हरि थॉमस से मिलकर ये रीजन जानना चाहता था कि मेरे केस की सजा आप क्यों भुगतना चाहते हैं। तब थॉमस बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने उस दिन शाम को नहीं मिटा दिया होता
तो मैं खुद उसे मिटा देता। उसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों ने अपनी जान दी होगी। फिर जब शाहुल को पता चलता है कि हरी थॉमस से मिलने के लिए गया था तो वो कहता है कि तुम थॉमस से मिलने क्यों गए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए हमने थॉमस को बलि का बकरा बनाया? ऐसा नहीं है, उसने अपनी मर्जी से खुद को सरेंडर किया था। अगर थॉमस ये कदम नहीं उठाता तो सबकी नौकरी चली जाती। इसके बाद दोस्तों हम रात में थॉमस के घर के डोरबेल बजते हुए देखते हैं। दरवाजे पे कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जो कि थॉमस की वाइफ से ये कहते हैं कि नमस्ते आंटी, हम एल्सा के फ्रेंड्स हैं। एल्सा थॉमस की बेटी थी, वैसे जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इसलिए थॉमस की वाइफ उन बच्चों को अपने घर के अंदर ले आती है और किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। और इधर थॉमस उनसे बात करते हुए उनका नाम वगैरह पूछता है। तो इनके ग्रुप में से सलीन और अना नाम की 2 लड़कियां भी थी और सत्या, क्रिस्टी और लेंस नाम के 3 लड़के थे। ये बताते हैं कि हम एल्सा के साथ 12th में थे। अब हम बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम एल्सा के फ्यूनरल पे नहीं आ पाए तो सोचा अब आकर आप लोगों से मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों सलीन और अना किचन में थॉमस की वाइफ की मदद करने के लिए चली जाती है और खुद ये नींबू पानी बनाकर सबको सर्व करती है। मगर इतनी रात को इनके आने से थॉमस के मन में शंका पैदा होती है कि क्या हो गया। इसलिए वो 12th पास आउट होते वक्त ग्रुप फोटो देखता है और इनसे पूछता है कि इनके टीचर का नाम तो बताना और फिर तुम इस फोटो में क्यों नहीं हो, ऐसे उनसे पूछने लगता है। जिससे ये समझ में आता है कि अब तो हमारा भांडा फूट रहा है। ये उन लोगों को समझ आता है। तब क्रिस्टी कहता है अब मैं एक फोटो दिखाता हूँ। वो शाम की ही फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने जिसे खत्म किया था ना, उस शाम के हम दोस्त हैं। हम तो कब से तुम्हारे बाहर आने का वेट कर रहे थे। तुमने शाम को इसलिए उसकी जान ली थी कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया था, राइट ना? मगर वो अकेला नहीं था, हम भी उसके साथ थे। हम तीनों ने भी एल्सा के साथ मजे लिए थे। और फिर अना उन्हें एल्सा की वो वीडियो दिखाती है। इससे पहले वो पूरा वीडियो देखते थॉमस और उसकी वाइफ के नाक में से लाल रंग आने लगता है। दरअसल अना और सलीन ने उनके नींबू पानी में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से थॉमस की वाइफ काफी डर जाती है और जाते जाते खुलासा कर देते हैं कि तुम्हारे दोस्तों को मेरे पति ने नहीं बल्कि सीआई हरी ने उनको खत्म कर दिया था। और तब ये लोग थॉमस के फोन को अनलॉक करके उनमें से सीआई हरी का नंबर निकालते हैं। उसमें प्रोफाइल फोटो भी लगी होती है जिसे अब ये अपना अगला टारगेट हरी को बनाते हैं। अगले दिन की बात है, थॉमस के घर पुलिस, एम्बुलेंस और मीडिया वगैरह भीड़ हो जाती है। पुलिस को तो ये लग रहा था कि थॉमस और उसकी वाइफ ने खुद की जान ले ली है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। घर में कोई सामान वगैरह भी टूटा फूटा नहीं था, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा है और कुछ नहीं था। हाँ, कोई जबरदस्ती घर में घुसा है ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था। मगर दोस्तों हरी को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो शाहुल से कहता है कल ही तो मैंने इनसे मिलकर बातचीत की थी, इनके हाव भाव तो खुद की जान लेने वाले लग ही नहीं रहे थे। और रही बात घर का दरवाजा अंदर से बंद होने की, तो बात सही है कि दरवाजा बंद था, मगर ऊपर की फ्लोर की बालकनी का दरवाजा लॉक नहीं था। ऊपर से इन्होंने जिस ग्लास में नींबू पानी वगैरह पिया था उसमें किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। पीने के वक्त इन्होंने ग्लास उठाया होगा, फिर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? इसका मतलब तो साफ है कि इनके पानी पीने के बाद किसी ने सारे सबूत मिटाने के वक्त गलती से इनके खुद के भी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं। साथ ही ये दोनों तो सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, मगर किचन में धोए हुए अलग से 5 ग्लास रखे हुए थे। साथ ही रास्ते में ढेर सारे नींबू के छिलके पड़े हुए हैं। 2 लोगों के लिए नींबू पानी तो 1 नींबू में ही बन जाएगा। इसका मतलब तो साफ है इनके घर में जरूर कोई आया था, नींबू पानी में कुछ मिलाकर इनको खत्म कर दिया और फिर सारे सबूत मिटाया और बालकनी के दरवाजे से भाग गए। साथ ही और शॉक करने वाली बात यह है कि इन्होंने खुद की नजदीक उनकी बेटी की फोटो होती, मगर टेबल पे ग्रुप फोटो क्या कर रही थी। इसके बाद हरी जाकर एंजल से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने कहा था ना तुम्हारी चैन किसी बाइक वाले ने छीन ली थी, लेकिन अगर किसी ने चैन गले से छीनी होती तो चैन की जगह उसे चैन एक जगह से टूट चुकी होती और फिर उसे जोड़ने के लिए सोल्डिंग किया जाता। मगर ये चैन तो बिल्कुल ठीक है। अब ये सुनकर एंजल डर जाती है। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बताती है कि मुझे सत्या नाम के लड़के से प्यार हो गया था, मगर उसने मुझे गोलियां खिलाकर मेरा फायदा उठाया। उसने शायद मेरा चैन भी चुरा लिया था, तो मैंने पापा से कहा कि किसी और ने मेरी चैन चुरा ली है। तब हरी पूछता है कि सत्या के बारे में कुछ तो बताओ, मगर एंजल कहती है कि उसने मुझे अपने बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। तब तक
दोस्तों वो मॉल में काम करने वाली हेमा भी मॉल से घूमकर आ जाती है। पुलिस जब सारी बात उससे बताकर पूछते हैं कि चैन तुम्हें कहाँ से मिली थी, तो वो सारी सच्चाई बता देती है कि एक लड़की थी जो अपनी लाल रंग लगी हुई जींस और पर्स ट्रायल रूम में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी ही पर्स से ये मैंने चुरा ली थी। जब मॉल की सीसीटीवी चेक की जाती है तो उनमें अना दिखाई देती है। तभी हेमा बताती है कि ये यही लड़की थी। फुटेज में मॉल का परचेस मैनेजर अना से बातें करता हुआ दिख रहा था, इसलिए फिर परचेस मैनेजर से भी पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि अना है एक ऑफिसर। इससे मैं बेंगलुरु के क्लब में मिला था, हमने साथ में काफी पार्टियां वगैरह की थी, लेकिन जब मैंने उसे यहाँ मॉल में ढूंढा तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब सारी बातें पता करने के बाद हरी वापस जब पुलिस स्टेशन में जाने लगता है तो हम लिफ्ट में हरी के साथ सत्या और क्रिस्टी को भी देखते हैं जो हरी पे नजर रखे हुए थे, मगर हरी तो उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने कभी उनको देखा ही नहीं था और उन लोगों को ये पता चल चुका था कि अना को तो हरी ने पहचान लिया था। इसलिए वो अपने दोस्तों को केरला छोड़कर बेंगलुरु चलने के लिए कहता है, जिससे सलीन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि शाम मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे उसकी जान जाने का बदला चाहिए। तुम्हें अना की ज्यादा फिक्र हो रही है ना, तो जाओ गोद में बिठाकर उसे ले आओ। तब क्रिस्टी और सत्या मिलकर सलीन को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, हम हरी से तो निपट लेंगे, मगर अभी और भी लोग हैं जिनसे हमें निपटाना है। दूसरी ओर एसपी हरी को बुलाते हैं और जानना चाहते हैं कि थॉमस की जान को लेकर क्या पता चला। तो हरी बताता है कि थॉमस की और कर्नाटक के ऑफिसर जोसेफ की जो जान ली है तो उनका जो पैटर्न देखने को मिलता है वो एक ही है, दोनों ने खुद की जान ली है ऐसा दिखाया गया है। मगर जोसेफ की बेटी एंजल को भी कोई सत्या नाम के लड़के ने प्यार का झांसा देकर उसकी वीडियो बनाई थी, चैन भी चुराई थी। हमें तो लगता है कि उसी वीडियो को दिखाकर जोसेफ को भी डराया गया होगा और वीडियो वायरल करने की चेतावनी देकर जोसेफ को खुद की जान लेने में मजबूर किया गया होगा। शाम तो जा चुका है और सत्या कोई दूसरा लड़का है। ऊपर से मॉल में अना नाम की लड़की के पास एंजल की चेन का मिलना ये बताता है कि ये सब कोई एक आदमी नहीं बल्कि एक ग्रुप मिलकर अंजाम दे रहा है और उनका कनेक्शन बेंगलोर से है। इसलिए मैं एक बार बेंगलोर जाकर जांच करना चाहता हूँ। अब हरी अपनी टीम के साथ बेंगलोर चला जाता है। वहाँ एक लोकल पुलिस से हेल्प लेकर वो जोसेफ की मौत का राज का पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। वो उस क्वार्टर में भी जाता है जहाँ पे जोसेफ ने खुद की जान ली थी। आगे हरी एंजल से डिस्कस करता है कि जो लोग जिंदगी से हारकर खुद की जान लेते हैं वो अपने लेटर में डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, साथ ही उनकी लिखावट सामान्य होती है। मगर जोसेफ के लेटर में उसकी लिखावट काफी वैसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी के दबाव में आकर ये लिखा हो। अच्छा तुम एक बात बताओ एंजल, अगर जोसेफ जैसा करोगी तो नॉट कहाँ पे बांधोगे? तो एंजल कहती है गर्दन के पीछे। हरी कहता है उसकी वजह भी बता दो। तो वह कहती है क्योंकि वहां पे मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है जिससे हमारी जान आसानी से जाती है, ज्यादा दर्द भी नहीं होता। तो हरी कहता है सही कहा तुमने, और ये बात हर पुलिस वाले को पता होती है। तो फिर जोसेफ की जान गई वो फुटेज है उसकी नॉट गर्दन के साइड में थी, यानी किसी नौसिखिए ने इस काम को अंजाम दिया था। इसके बाद बेंगलोर में ही क्रिस्टी और उसके दोस्त को फिर से बुरा पाउडर रेस्टोरेंट को सप्लाई करने का धंधा चलाते हुए दिखते हैं। अब एक रात की बात है कि जब अना पार्टी के लिए जा रही होती है तो पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं। दरअसल परचेज मैनेजर ने बता ही दिया था कि वो अना से किस क्लब में मिला था। तो उसी क्लब से बाहर ही हरी अपने पुलिस ऑफिसर को सिविल यूनिफॉर्म में तैनात करके रखा हुआ था। वो लेडी ऑफिसर जैसे ही हरी को इन्फॉर्म करती है, हरी वैसे ही वहां पर पहुंचने के साथ ही साथ अना की कार में अपनी डिजिटल वॉच छुपा देता है ताकि अगर वो भागे तो हम डिजिटल वॉच के जीपीएस से उसको ट्रैक कर सके। अना ने भी थॉमस के घर बाहर हरी की फोटो को देख लिया था, इसलिए वो छट से उसे पहचान लेती है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और अपने दोस्तों को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। उन्हें लगता है कि पुलिस अना के फोन को ट्रेस कर रहे होंगे, इसलिए वो अना से कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने एरिया में आओ और फोन को कहीं पे दूर भेज दो। कुछ देर पीछा करने के बाद हरी नोटिस करता है कि अना की कार मूव नहीं कर रही है और कार सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। तो ये लोग पैदल ही आसपास अना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक अना हरी को अपना कार से मारने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर हरी तो बच जाता है और मगर अना भगवान को प्यारी हो जाती है। दरअसल उसकी कार का एक ट्रक से टक्कर हो जाता है जिसमें अना चली जाती है। अना के जाने से उसके दोस्त बिल्कुल भी परेशान हो जाते हैं। वो किसी भी हाल में हरी को मिटाना चाहते हैं। वही अना की बॉडी को एक लोकल हॉस्पिटल में रखा जाता है। हरी डॉक्टर से कहता भी है कि इसको कोई भी अगर देखने के लिए आए तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हरी का अंदाजा बिल्कुल सही होता है। अना को देखने के लिए उसके दोस्त आते हैं। डॉक्टर उन्हें रोककर तुरंत ही हरी को कॉल करते हैं, पर वो लोग तो डॉक्टर को ही मारते हैं।
फिर जब हरी भागते हुए वहां पहुंचता है तो लोग हरी के साथ भी खूब मारपीट करते हैं। क्रिस्टी, सलीम, सत्या और लांस मिलकर हरी को बेहद मारते हैं। पूरी तरह से जख्मी होने के बाद हरी उनसे फाइट करता रहता है। आखिर में डॉक्टर उठकर वहां से मौजूद इमरजेंसी अलर्ट को ऑन कर देती है, जिससे सायरन बजने लगता है और तब क्रिस्टी और उसके दोस्त को वहां से भागना पड़ता है। जिसके बाद हरी और उस लेडी डॉक्टर का थोड़ा इलाज चलता है। जैसे ही ये थोड़े ठीक होते हैं, डॉक्टर हरी को बताती है कि उन लोगों को पहचानती हूँ, दरअसल वो लोग एक नंबर के खराब है, वो स्टूडेंट को भी माल सप्लाई करते हैं। इसी वजह से उन्हें एक बार अरेस्ट भी किया था और इसी हॉस्पिटल में नशा छुड़वाने के लिए उनको लाया गया था। इलाज के दौरान उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल जानवर जैसे बिहेव करते थे। नशा ना छुड़ाने की वजह से वो पूरी तरह से तड़पते हुए थे। इसके बाद अना के फिंगरप्रिंट्स, उनके पास्ट के क्राइम डिटेल्स निकाले जाते हैं, जिससे हरी को पता चलता है कि ऑफिसर जोसेफ ने अना और उसके दोस्तों को, सलीम और शाम को अरेस्ट किया था, क्योंकि उनके पास पाउडर्स मिले थे। तब जोसेफ जैसे पुलिस चौकी में जॉब किया करता था, वहां के ऑफिसर उससे पूछताछ करने पर वो बताता है कि एक रात हमें एक बस के कंडक्टर ने कॉल किया था कि कुछ लोग बस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब जोसेफ वहां पर गया तो उन्होंने उन 3 जनों के पास से वो पाउडर्स जब्त किए, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अब हरी जब सख्ती से पूछताछ करता है तो वो ऑफिसर उस काली रात की सारी सच्चाई बता देता है। अब हम देखते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था। रात का वक्त था। केरल की बस एक केरल के रोड से गुजर रही थी। बस में झगड़े की शिकायत की वजह से बस का कंडक्टर पुलिस को फोन मिलाता है और कंप्लेंट करता है। तब पुलिस वाले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब जोसेफ अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचता है तो बस का ड्राइवर बताता है कि बस में 3 लोग हैं जिन्होंने नशे में एक पैसेंजर से काफी लड़ाई की है। जब कंडक्टर ने उनको रोका और पुलिस को कॉल किया तो उन लड़कों ने कंडक्टर को पीटकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और तब मैंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और तभी तीनों ही अंदर ही रह गए। उसके बाद जोसेफ बस के अंदर जाकर उनका बैग चेक करता है और बैग में उसे वो पाउडर भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो शाम, अना और सलीम तीनों को अरेस्ट करके अपनी जीप से पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है। मगर रास्ते में जोसेफ उन पाउडर को टेस्ट कर लेता है, जिससे उसे भी नशा हो जाता है और फिर उसकी नीयत डोल जाती है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जीप जंगल में रोको। फिर वहां पे शाम को जीप के अंदर ही लॉक कर देता है। जिसके बाद वो अना और सलीम को पेड़ के साथ बांध देता है और फिर उन दोनों के साथ गैर वर्तन करता है। जब असिस्टेंट जोसेफ को रोकने की कोशिश करता है तो जोसेफ उस पर भी टूट पड़ता है, जिस वजह से वो अपने सामने ये घिनौनी चीजें देते हुए देखकर कुछ भी नहीं कर पाता। रिजल्ट में सारी सच्चाई जानने के बाद हरी वापस केरल आता है और एसपी को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि उस घटना के बाद ही जोसेफ की बेटी के साथ गैर व्यवहार किया था और फिर जोसेफ को भी उन्होंने मार दिया था और उसके ऐसे दिखाया था कि उसने खुद की जान ली हो। जिससे एसपी को लगता है कि अगर वो लोग सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने चंद्रा बाबू की बेटी के साथ जो किया वो भी इसलिए ही किया होगा। इसलिए वो चंद्रा बाबू को अपने ऑफिस बुलाकर अना, शाम और सलीम की फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम इनको जानते हो। वो देखते ही पहचान जाता है और सीन फिर उसी कल रात में शिफ्ट होता है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि चंद्रा बाबू, जो कि KSRTC बस का कंडक्टर था, वो एक रात में बस में बैठकर आराम से अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसे आवाज आई कि पैसेंजर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 3 लोग बस में खुलेआम नशा कर रहे हैं। तो चंद्रा बाबू चेक करने के लिए उनके पास जाता है। वो थोड़ा उनको डांट भी देता है कि ये कोई यह जगह नहीं है, चलो बैग दिखाओ अपना। मगर वो तीनों थे कि अपना बैग दिखाना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से वो चंद्रा बाबू से झगड़ा करने लगते हैं और फिर शाम चंद्रा बाबू को गुस्से में बहुत ही पीट देता है और कहता है कि कोई हमसे पंगा मत लो। पिटाई के बाद चंद्रा बाबू पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताता है। इसके बाद हमने देख लिया है कि कैसे पुलिस वाले ने अना और सलीम के साथ जबरदस्ती किया। तो अब एसपी चंद्रा बाबू को बताते हैं कि उस रात का बदला लेने के लिए ही इन्होंने आपकी बेटी को अपने जाल में फंसाया और उसका वीडियो बनाई और इसकी वजह से आपकी बेटी ने जान दे दी। सारी सच्चाई जानने के बाद भी चंद्रा बाबू अपनी बेटी की जाने के लिए हरि को ही जिम्मेदार ठहराता है। साथ ही वो एसपी को ये भी कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है आप लोग हरि को बचाने के लिए झूठी कहानी का सहारा ले रहे हो, क्योंकि इस घटना को खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं। वो तीनों भले ही हमारी लाइफ में दोबारा क्यों आएंगे, मैं एक बात आपसे कह देता हूँ कि सर, मैं शांत तो नहीं बैठने वाला, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा, मैं शहर में बहुत ही जाम करवा दूंगा। अब हरी सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो जा रहा था। वो और शाहुल के साथ अपनी वाइफ गीता से मिलने के लिए जाता है। गीता कहती है कि मैं फैसला नहीं बदलने वाली।
मैं तो डिवोर्स लेकर रहूंगी। तब शाहुल कहता है कि ये उस बारे में नहीं है, तुम जरा इन तीनों की फोटो देखो और बताओ कि क्या तुम इन तीनों को कहीं देखा है। वो कहती है हाँ। तो अब हम ऐसा देखते हैं कि गीता ने इन तीनों को आखिर कहाँ देखा था। तो एक रात गीता अपनी बेटी नीला के साथ बस से बैंगलोर जा रही थी। तब नीला की नजर गई एक कपल पे जो जो कि बस में कुछ कर रहे थे। नीला ने ये नज़ारा अपनी मॉम को भी दिखाया तो गीता ने नीला को डांट दिया और कह दिया उधर देखना मना है। मगर नीला उसकी बात न सुनते हुए फिर छुप छुप कर उन्हें देखती रही और कुछ देर के बाद उसने गीता से दोबारा उनकी ओर देखने को कहा। गीता ने जब देखा तो तीनों लोग बस में पाउडर का सेवन कर रहे हैं, जिसे गीता को बहुत ही गुस्सा आया। उसने तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म किया ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में तो सिगरेट पीना भी मना है। समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, शाम, अना और सलीम गीता से उलझ पड़े और जब लड़ाई बढ़ गई तो लोगों ने बस के कंडक्टर को बुलाया, यानी चंद्रबाबू को। और फिर दोस्तों इसके आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है। तो अब हरी को सारा खेल समझ में आता है कि उस रात जिन जिन लोगों की वजह से उन तीनों को अरेस्ट होना पड़ा था, उन सब लोगों से वो चुन चुन कर बदला ले रहे थे। अब शाहुल गीता को बताना चाहता था कि उसी इंसिडेंट की वजह से शाम के ग्रुप के लोगों ने नीला को अपना निशाना बनाया था। मगर हरी शाहुल को रोक लेता है। वो अकेले में शाहुल से कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि इतने टाइम से नीला की हालत के लिए जैसे मैंने खुद को गिल्टी समझा वैसे ही गीता भी खुद को ब्लेम करे, इसलिए उसे सच्चाई मत बताओ। साथ ही इसी दिनों गीता और हरी का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद गीता अपनी छोटी बेटी मीनू को लेकर अपनी मायके चली जाती है। वही हरी को उसकी टीम मेंबर का कॉल आता है जो बताता है कि अना के फोन में जो लास्ट नंबर डायल था उस नंबर को हमने ट्रेस किया, वो नंबर क्रिस्टी का है और उसकी लास्ट लोकेशन 15 मिनट पहले चंद्राबाबू के घर के पास शो हो रही थी। ये सुनते ही हरी समझ जाता है कि अब लोग चंद्राबाबू से अपना बदला लेने वाले हैं, इसलिए हरी बिना टाइम वेस्ट किए हुए जाता है चंद्राबाबू के घर। मगर वहां पे पता चलता है कि चंद्राबाबू तो बस स्टैंड पे ही निकल चुके हैं। हरी चंद्राबाबू को कॉल भी करता है। उन्हें लगता है कि हरी मुझे केस वापस लेने के लिए कॉल कर रहा है, इसलिए वो फ़ोन भी नहीं उठाते। इसका नतीजा ये निकलता है कि हरी वहाँ के स्टैंड पहुँचने के बाद ही क्रिस्टी चंद्राबाबू को ख़त्म करके वहाँ से भाग जाता है। वो हरी के हाथ नहीं आता। हालांकि हरी सही टाइम पर चंद्राबाबू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब हरी की वाइफ को उसके मायके में देखते हैं। डिनर का टाइम होता है और गीता के डैड पी रहे होते हैं। दरअसल वो आर्मी में थे। गीता के मायके में उसके डैड, सर्वेंट के अलावा कोई नहीं था। फिलहाल घर के बाहर मीनू सर्वेंट और डॉग के साथ खेल रही थी। मगर कुछ ही देर में मीनू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर जब मीनू घर के अंदर आती है तो गीता देखती है कि उसके कपड़े लाल रंग के हो चुके हैं, यानी क्रिस्टी और उसके दोस्त यहाँ तक आ चुके थे। उन्होंने घर के सर्वेंट को खत्म कर दिया था। अब बारी थी हरी की पूरी फैमिली को खत्म करने की। मगर उससे पहले वो गीता के फोन से ही हरी को वीडियो कॉल करके वहाँ का नज़ारा दिखाता है। अपनी बीवी बच्चों को उस हालत में देखकर हरी तुरंत ही अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। हरी को पता था कि ससुर जी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है, तो वो भला ही क्या कर पाएंगे, इसलिए हरी जल्दी से किसी तरह से वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टी गीता को नीला की वो वीडियो दिखाता है। हालांकि माँ से अपनी बेटी की ऐसी वीडियो कैसे देखी जाएगी, वो आंखें बंद कर लेती है और तब क्रिस्टी उसे चेतावनी देता है कि ये वीडियो देखो, नहीं तो अगली वीडियो तुम्हारी छोटी बेटी की बनाऊंगा। जिससे गीता के डैड को तो गुस्सा आ जाता है और वो सत्या सिगरेट पीने के लिए लाइटर चलाता है ना, तो लाइटर की फ्लेम पे गीता के डैडी अपनी शराब फेंकते हैं और तुरंत ही सत्य का फेस वगैरह पूरी तरह से जल जाता है। क्रिस्टी, सलीम और लांस उसको बचाने के बाद जब वो गुस्से से गीता के डैड के ओर आते हैं, देखते हैं कि इतनी ही देर में गीता के पापा ने अपनी सर्विस साधन निकाली है और वो अपने बेटी और नातिन को भागने के लिए कहते हैं। इतने में वो क्रिस्टी और उसके दोस्तों पर भी निशाना लगाते हैं। हालांकि उनका निशाना पहले की तरह पक्का नहीं होता, मगर वो डर रहे थे। फिर वो अपना दिमाग लगाकर छुप जाते हैं और नाना जी की और कभी तकिया तो कभी सामान फेंककर उनकी गोलियां वेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि नाना जी का तो निशाना लग नहीं रहा था। वो लोग आ रहे थे और क्रिस्टी नाना जी को छुपकर मार रहा होता है। इसके बाद वो गीता का पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़कर गीता के साथ भी मारपीट करता है और क्रिस्टी गीता से कहता है कि तुम थोड़ा आराम करो, बाकी तुम्हारे पति आने के बाद करेंगे। कुछ ही देर में हरी वहां पे आ जाता है और फिर वो गीता से पूछता है कि हमारी मीनू कहाँ है। वो बताती है कि मीनू जंगल में भाग गई। वो लोग उसके पीछे गए हुए हैं। हरी भी उसकी ओर जाता है। वो जंगल में बने एक झोपड़ी में एंटर करता है
जहाँ पर क्रिस्टी और उसके दोस्त मीनू को पकड़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से उन पर हरी हमला कर देता है। फिर क्या उनके बीच खूब सारी फाइट होती है। आज तो हरी गुस्से का ठिकाना नहीं होता, वो क्रिस्टी को मार देता है, मगर शाहुल अपनी पुलिस की टीम को लेकर वहां पे टाइम पे आ जाता है। फिर क्रिस्टी और उसके जो दोस्त थे सत्या और लांस को अरेस्ट कर लिया जाता है। हरी ने अपनी बीवी को बचा लिया था। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। आज मीनू का बर्थडे है, सभी बड़े खुश है। यहाँ शाहुल भी आता है और हरी से पूछता है तुमने न्यूज देखी का? हरी कहता है कि नहीं देखी, क्या हुआ? उसके बाद हमें एक दिन का पहले का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टी और उसके दोनों दोस्त को सलीम ने बेल पर निकलवा दिया था। दरअसल उस रात सलीम पुलिस के हाथों नहीं आया था और आज उसने अपने दोस्तों को छुड़ा लिया था। अब ये चारों मिलकर फिर से हरी और उसकी फैमिली को खत्म करने का फैसला करते हैं, मगर उससे पहले ही उस पाउडर का थोड़ा नशा करते हैं। इसके बाद न्यूज से ये पता चलता है कि पाउडर की ओवरडोज की वजह से क्रिस्टी और उसके सभी साथियों की मौत हो गई है। जब ये न्यूज हरी देखता है तो बड़ा खुश होता है और इसके बाद आखिर हमें यह दिखाया जाता है कि दरअसल हरी ने क्रिस्टी और उसके दोस्तों को पाउडर में कुछ मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से उनका सेवन करते ही वो पूरी तरह से तड़पने लगे और मर गए। यानी सब हरी का ही किया कराया था। अब सेम प्रेजेंट में आ जाता है। हरी को इतना सुकून से मीनू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखकर शाहुल को समझ आता है कि हरी ने ही उन चारों का काम तमाम कर दिया है और यहीं पर हमारे मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना